Good morning, students. On yesterday, we have studied about the D block element and general characteristic feature like general metallic character, melting point, atomic radius, ionization enthalpy, heat of atomization, ये हम लोग पढ़े थे। और साथ ही साथ हम लोग उसमें देख रहे थे आपका एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाते थे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाता था ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने का वजह था क्या? ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था जिसकी वजह से ऐसा होता था। साथ ही साथ बीच में एटॉमिक रेडियस जो था वो कांस्टेंट हो गया था, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते थे वो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगता था, मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट होने लगता था और दोनों काउंटर बैलेंस हो जाते थे, जिसकी वजह से बीच में एटॉमिक रेडियस क्या होता है आपका? कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उधर कॉपर के बाद जिंक की तरफ जाते हैं वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यानी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, जिसके चलते वो फर्दर एक्सपेंड कर जाता है, एटॉमिक रेडियस उसका इंक्रीज कर गया था। द रेडियस ऑफ द थर्ड यानी 5d सीरीज आर वर्चुअली द सेम एज दोज ऑफ द corresponding मेंबर ऑफ द सेकेंड सीरीज और थर्ड अगर हम लोग सीरीज देखें तो ऑलमोस्ट दोनों का एटॉमिक रेडियस सेम था ना। इसका आंसर मैं आप लोगों से ही लिया था, शायद अनुराग से मैं लिया था। अनुराग बताया था कि सर वहां पर आपका क्या हो जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जिसके चलते एटॉमिक रेडियस दोनों का ऑलमोस्ट सेम होने लगता है। ठीक है, उसका रीजन फिर से एक बार आप रिकॉल कर लें। दिस फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विद द इंटरवेंशन ऑफ द 4f ऑर्बिटल। द फिलिंग ऑफ 4f before 5d orbital result in a regular decrease in atomic radius called lengthenide contraction। ठीक है, which essentially compensate for the expected increase in atomic size with increasing atomic number। तो होता क्या है कि 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होने लगता है बिफोर द 5d से पहले 4f में इलेक्ट्रॉन जाने लगता है और 4f का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर होने लगता है, जिसके चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है? स्लाइटली श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा, जिसे हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और यही वजह है कि आपका 3rd सीरीज यानी 5d और 6d में, ठीक है, 3rd सीरीज और आपका कौन सा सीरीज हो गया? सेकेंड सीरीज। ठीक है, सेकेंड और थर्ड का एटॉमिक रेडियस जो होता है ऑलमोस्ट सेम होने लगता है। ठीक है, द नेट रिजल्ट ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट द सेकेंड एंड थर्ड डी सीरीज एग्जिबिट सिमिलर एटॉमिक रेडियस। फॉर एग्जांपल जिरकोनियम का देख लीजिए 160 pm है, हैफनियम का देख लीजिए आप 159 pm है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको एटॉमिक रेडियस पर तो डिपेंड करता ही है। अगर एटॉमिक रेडियस छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो साथ ही साथ यही नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं, खासकर आपका स्टेबिलिटी ऑफ जो ऑर्बिटल जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर है, तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। हाफ फील्ड जो होता है वो आपका पार्शियली फील्ड से ज्यादा स्टेबल होता है, तो हाफ फील्ड भी अगर कहीं आ रहा है तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपका फर्दर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल होता क्या है कि एटॉमिक रेडियस आपका डिक्रीज करता है पीरियड में, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन ऐसा तो डी ब्लॉक में है नहीं। फर्स्ट आपका क्या हुआ था? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज किया था, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहले इंक्रीज करेगा, बीच में कांस्टेंट हो जाएगा, फिर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज किया था, आईपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। मतलब कि ऑलमोस्ट ये डिपेंड कर जाएगा आपको एटॉमिक रेडियस में। लेकिन जहां पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस है वहां पर सिचुएशन क्या होगा? आपका कुछ उल्टा होगा। हाँ, तो आपके सामने है, ये देख लीजिए। पोटासियम और कैल्शियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट अगर देखिए तो पोटासियम का कितना हो गया? 418। ठीक है, और किलो जूल पर मोल में यूनिट दिया हुआ है। कैल्शियम का आपका इतना हो गया। तो यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
पोटासियम के केस में। कैल्शियम के केस में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 4s1 पोटासियम में होता है। तो ये फुल फिल्ड है, तो फुल फिल्ड होने की वजह से इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ठीक है। एटॉमिक तो इसका होगा क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। वहीं स्कैंडियम का देख लीजिए, तो स्कैंडियम का 632 तुरंत इंक्रीज कर गया। वजह साइज, एटॉमिक रेडियस उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्कैंडियम का देखिए तो 4s2 3d1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, साइज जैसे ही छोटा हुआ आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपका बढ़ गया। फिर आइए टिटेनियम में, तो फर्स्ट आईपी टिटेनियम का देखिए उससे बढ़ गया, ठीक है। लेकिन वेनेडियम के पास आपका क्या हो गया है, कम हो गया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्रोमियम में जाइए तो क्रोमियम का फिर फर्दर बढ़ गया, ठीक है। तो क्रोमियम में फिर वही आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला कंडीशन आ जाता है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला कंडीशन मतलब कि 4s1 3d5 हम लोग कर देते हैं ना, ठीक है। तो वहां पर क्या कहा जाता है, उस कंडीशन की वजह से क्रोमियम का थोड़ा सा आपको ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आईपी का देखिए तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही लिख करके देखना होगा, ठीक है। तो अगर जहां पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा वहां पर आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जहां पर कम होगा वहां पर आपका कम होगा। तो पोटासियम से कैल्शियम तक आपका शार्प है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वही कैल्शियम से स्कैंडियम तक स्लाइट है इंक्रीज ना। तो स्कैंडियम में आपका वैसे हाफ फील्ड या फुल फील्ड का केस तो है नहीं, ठीक है। और लेकिन वही कैल्शियम में है तो वहां पर शार्प हो गया इसीलिए, और कैल्शियम से स्कैंडियम में आने के बाद स्लाइट है, वजह उसका हो गया कि वहां पर पार्शियली फील्ड है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ और डाटा आप ले लीजिए। क्रोमियम का 653 किलो जूल पर मोल है। वही मैंगनीज का आ जाइए तो मैंगनीज के केस में हाफ फील्ड हो जाता है, अचानक देखिए उसका क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गया। फिर आयरन में आ जाइए तो आयरन में फिर बढ़ जाएगा, तो आयरन में हम लोग क्या लिखते हैं, 4s2 3d6 हो जाता है आपका, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 4s2 से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है तो वहां से निकलेगा, इसीलिए थोड़ा सा उसका इलेक्ट्रॉनिक ये देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ गया। उसी तरह से फिर कोबाल्ट में आ जाइए, ठीक है। तो कोबाल्ट के केस में क्या हो जाएगा, आपका फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस तरह से घटता हुआ चला गया। लेकिन जिंक में आ जाइए आप, यहाँ पर फिर निकेल और कॉपर के पास कंपेयर करा लीजिए। तो निकेल और कॉपर में आइएगा तो देखिए कॉपर में फुल फील्ड और बैटल की तरफ चला जाता है ये, ठीक है। तो इसलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा सा बढ़ गया। जिंक में कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल है, तो कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होने के वजह से ज्यादा स्टेबल हो गया, हालांकि साइज बड़ा है, ठीक है। अचानक साइज वहां कॉपर से जिंक की तरफ बढ़ता है, लेकिन कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। 3d10 हो जाता है, 4s2 3d10 हो जाता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा। यही वजह है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिंक का बढ़ जाएगा। फिर उसी तरह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का होगा, लेकिन वही रूल अप्लाई करना है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला आपको। यानी कि स्कैंडियम से कॉपर तक इंक्रीज जो है से स्लाइट है, और कॉपर से जिंक के बाद आपका शार्प है। तो वही किस चीज पर डिपेंड कर गया, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल पर डिपेंड कर गया ये आपका। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग देख रहे थे। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट पर हम लोग चर्चा किए अभी। द ग्रेटर देन दोज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक से इनका ज्यादा होता है क्योंकि इन जनरल इनका साइज छोटा होगा। since the atoms of the d block element are smaller in size, इसलिए ऐसा हुआ। दूसरा रीजन हो गया ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ना, सेम पीरियड होने की वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनका ज्यादा होगा। चलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। गोइंग अक्रॉस द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ना, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग ना इनर डी ऑर्बिटल में ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, होने लगता है। इसकी वजह से एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द इनर डी 3d सबशेल। यही वजह है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है।
जिसके वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द एडिशनल 3D इलेक्ट्रॉन इज सिग्निफिकेंट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होने लगता है, धीरे धीरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों काउंटर बैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बीच में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होने लगता है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय फोरेस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज वेरी स्लाइटली अक्रॉस द सीरीज ना। फॉर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आयोनाइजेशन enthalpy slight and gradual increase across the series are observed। ना सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आयोनाइजेशन enthalpy की अगर हम लोग बात करें तो स्लाइटली और ग्रेजुअली इंक्रीज करता चला जाता है। आइए कुछ ग्राफ देखिए आप। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये आपका स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखिएगा तो इस तरह से है आपका, इसका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जहां जहां आपका हाफ फील्ड है, जैसे मैंगनीज के पास आता है हाफ फील्ड, देखिए इसका आईपी थोड़ा सा इससे क्रोमियम से हल्का सा ऊपर बढ़ गया है, ठीक है। और आप आ जाइए फिर यहाँ पर कॉपर से जिंक के पास, तो यहाँ तो 3D10 हो जाता है, ठीक है। तो 3D10 होने की वजह से फिर यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गया है। अगर वहीं पर फिर हम लोग आ जाए क्रोमियम के केस में, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, क्रोमियम यही ना था 4s1 3D5, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सेकेंड आईपी की अगर बात करेंगे तो 3D5 से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। उसी तरह से अगर हम लोग थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो मैंगनीज का ज्यादा होने लगता है, क्योंकि 3D5 कंप्लीटली हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड होने की वजह से इसका आईपी ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह से आयरन का हम लोग अगर फोर्थ आयोनाइजेशन आईपी निकाल दें तो वहां पर 3D5 हाफ फील्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इसका फोर्थ आईपी का वैल्यू बढ़ जाता है। The first few successive ionization enthalpy for d block element अभी हम लोग देखे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग देखे डू नॉट शो ड्रामेटिक चेंज, उसमें ड्रामेटिक चेंज नहीं है, कहीं पर थोड़ा सा मतलब उतार चढ़ाव है, ऐसा ज्यादा नहीं है। सिंस 4s एंड 3D एनर्जी लेवल्स आर क्लोज टू ईच अदर। तो क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछे कि अगर हम लोग फर्स्ट फ्यू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में देखें तो उनका चेंज ज्यादा नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो 4s और 3D का एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, इसीलिए ऐसा होता है। The ionization enthalpy of 5D transition series is higher than that of 3D and 4D transition series because of lengthened contraction। तो जहां पर lengthened contraction है, साइज छोटा होगा, जैसे ही साइज छोटा होगा जाहिर सी बात है आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपका ज्यादा हो जाएगा। तो वही है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D सीरीज इज हायर देन दैट ऑफ 3D एंड 4D सीरीज। क्यों? तो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो गया, साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी हाई हो जाएगी, एनर्जी हाई होगी तो आईपी आपका हाई हो गया। चलिए अब डेंसिटी देख लीजिए। तो इस ब्लॉक से डी ब्लॉक में जैसे ही आएंगे डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी क्या होने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा डी ब्लॉक का। ऐसा क्यों होता है? तो एक तो मोलिकुलर वेट बढ़ने लगेगा, एटॉमिक वेट बढ़ने लगेगा, दूसरा वजह क्या है, यह कंपैक्ट होने लगेगा, कंपैक्ट होने लगेगा तो डेंसिटी उसकी हाई होने लगेगी, ठीक है, एचसीपी पैकिंग होने लगता है इसमें। दूसरा वजह क्या हो गया, स्मॉलर साइज है, स्मॉलर साइज होगा तो कंपैक्टनेस तो उसमें बढ़ेगा ही, साथ ही साथ वो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। एफसीसी या एचसीपी पैकिंग होता है, जबकि ग्रुप 1 वाला में बीसीसी होता है, ठीक है। तो जिसमें भी क्लोज पैकिंग होगा उसका डेंसिटी हाई हो जाएगा, और डी ब्लॉक में ऐसा होता है, क्लोज पैकिंग होता है इन द कंपेरिजन ऑफ ग्रुप 1 और ग्रुप 2। हैव हायर रिलेटिव एटॉमिक मासेज इनका इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए डेंसिटी डी ब्लॉक एलिमेंट का ज्यादा है। Generally, density increases across the first series of the d block element, ना, since general decrease in atomic radius across the series, ना, एटॉमिक रेडियस आपका जनरली डिक्रीज करता चला जाता है, लेकिन एटॉमिक वेट क्या होता है, वो तो बढ़ रहा है। जब वो बढ़ जाएगा और साइज छोटा हो रहा है तो कंपैक्टनेस बढ़ गया, तो इन जनरल आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी आपका इंक्रीज कर जाएगा।
जनरल इंक्रीज इन एटॉमिक मास अक्रॉस द सीरीज, ये बता ही दिया मैं। आइए, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट में आप देखिएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ये ले लेता हूँ, पॉइंटर ले लेता हूँ, पॉइंटर से काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए, डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इधर से इधर इंक्रीज करेगा, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ऐसे करता है, यहाँ से इधर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और इंक्रीज के साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंगनीज का +7 हो जाता है। मैंगनीज के पास ही आपका कौन सा है, ओस्मियम है, ठीक है। मैंगनीज 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 थोड़ा सा स्लाइड में मैंगनीज आ जाता है आपका ओस्मियम, ओस्मियम का आपका +8 आ जाता है। अगर हाईएस्ट कहे ना या मैक्सिमम कहे, हाईएस्ट कहे तो सबसे ज्यादा ओस्मियम का +8 हो जाएगा, फॉलोड बाय रुथेनियम। रुथेनियम का भी होता है +8, और यानी कि ओस्मियम और रुथेनियम, ओस्मियम और आपका कौन सा हो गया, रुथेनियम, ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया आपका ओस्मियम का, और इसके बाद होता है फॉलोड बाय रुथेनियम का ना। लेकिन अगर ये पूछे कि मैक्सिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगा, तब आंसर हो जाएगा आपका मैंगनीज। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +2 से लेकर के ना +7 के बीच में वेरी करता है। तो सबसे ज्यादा वेरिएबल जो होगा आपका किस में होगा, मैंगनीज के केस में होगा, ठीक है। और +2 से लेकर +7 तक वेरी करता है। जबकि हाईएस्ट पूछे तब आंसर हो जाएगा आपका ओस्मियम का या फॉलोड बाय रुथेनियम का। लेकिन मैक्सिमम पूछे, ये वेरिएबल वाला पूछ के हिसाब से पूछे, तब आंसर हो जाएगा आपका मैंगनीज। आइए कुछ डाटा अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। The transition element have variable oxidation state due to very small energy difference between d and n subshell electron from n-1d and ns subshell electron from both the subshell take part in oxidation, take part in bonding। चलिए सुनिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि why d block element show variable oxidation state। आंसर हो जाएगा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन। ns इलेक्ट्रॉन और ns-1d ऑर्बिटल दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दूसरा क्वेश्चन तुरंत यहां से बनता है कि क्या वजह है कि ns और n-1d ऑर्बिटल दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज दे हैव क्लोज एनर्जी, उनका एनर्जी डिफरेंसेस जो होता है क्या होता है, वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है। किसके किसके बीच में, ns एंड n-1d ऑर्बिटल जो हो गया, उनका बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत क्लोज होता है, बहुत कम होता है, जिसके चलते दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करेंगे, और बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करने की वजह से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो वेरिएबल होगा, ठीक है। आइए, जो डाटा मैं आपको दिखलाया था उधर ना, तो देखिए इधर ऑक्सीडेशन स्टेट 3, 4, 5, 6, 7 इधर इंक्रीज कर गया ऐसे ना, फिर इधर से आपका इंक्रीज किया है, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैक्सिमम चला गया है कहाँ, मैंगनीज के पास +7, मतलब मोस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका मैंगनीज शो किया, कौन, +2, +3, +4, +5, +6, +7, सब ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज के पास है। लेकिन मैक्सिमम पूछेगा तो आपका हो जाएगा कौन सा, ओस्मियम का +8 फॉलोड बाय रुथेनियम ना, फॉलोड बाय रुथेनियम। इसका भी आपका +8 ही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आइए अब और कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन देखते हैं। द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट टू अकर इन और नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज, मैंगनीज एग्जाम्पल इसका है। मैंगनीज के बारे में मैं बता रहा हूं कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो वह कोई और नहीं मैंगनीज होगा, हाईएस्ट पूछे तो ओस्मियम फॉलोड बाय रुथेनियम होगा। Low oxidation state are found when a complex compound has like ligands capable of pi acceptor character in addition to the sigma bonding। ठीक है, इसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, हाईएस्ट तो देख लिए
ना, मैंगनीज में आएगा, ठीक है। और मतलब कि वेरिएबल सबसे ज़्यादा मैंगनीज में हो गया, और हाईएस्ट अगर पूछ दे, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर शो करने की बात करता है ओस्मियम फॉलोड बाय रुथेनियम, सबसे ज़्यादा वेरिएबल किस में है, तो मैंगनीज में हो गया। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट कुछ ऐसे होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 तक चला जाता है ना, वैसे कंपाउंड जिसमें बैक बॉन्डिंग हो, सिनर्जिक बॉन्ड बनता हो, पाई बॉन्ड बनता हो, बैक बॉन्डिंग बनता हो, ठीक है, पाई बॉन्ड एक्सेप्टर का काम करता हो, वैसे कंपाउंड में उनके डी ब्लॉक के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 तक चला जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए निकेल टेट्रा कार्बोनिल में देख लीजिए, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना। आयरन पेंटा कार्बोनिल में देख लीजिए, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ऐसा क्यों है, तो होता क्या है, इसमें बैक बॉन्डिंग बनता है। निकेल जैसे है आपका, निकेल इलेक्ट्रॉन, अगर निकेल ले लीजिए और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, ठीक है, तो निकेल अगर इलेक्ट्रॉन इसका फील्ड ऑर्बिटल से इसमें डोनेट करेगा, तो इसके पास भी फील्ड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है। यह पीछे से इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको कोऑर्डिनेट कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है, जिसके वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 हो गया। जितना लिए उतना दिए, टोटल 0 हो गया। तो ऐसे केस में ही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का 0 तक हो जाता है ना। जैसे निकल के केस में आयरन के बैक बॉन्डिंग क्या है, सिनर्जिक बॉन्ड क्या है, तो ये 11th में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि सिनर्जिक बॉन्ड किसको कहते हैं, बैक बॉन्डिंग किसको कहते हैं। ऐसे फिर एक बार मैं पढ़ाऊंगा किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ऐसे अभी भी हल्का सा आइडिया दे दिया कि निकल के फील्ड ऑर्बिटल कोबाल्ट, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है। इन रिटर्न क्या होता है, रिटर्न गिफ्ट को कार्बन मोनोऑक्साइड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल को निकल कर दे देगा, दोनों तरफ से बराबर हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कल्याण हो गया, 0 की तरफ शिफ्ट कर गया। स्कैंडियम एंड जिंक डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दो ही ऐसा आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एलिमेंट है जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, ठीक है। स्कैंडियम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट +3, स्कैंडियम का +3 होता है, ठीक है। द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, +3 के बाद यह आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। देख लो, ये आर्गन का ऑक्सीडेशन स्टेट के ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो गया। अब आर्गन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जैसे ही होता है, इलेक्ट्रॉन अब लूज करवे नहीं करेगा। यही वजह है कि आपका ये स्कैंडियम का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, वह +3 है आपका, ठीक है। अब आ जाइए कौन सा, जिंक में। तो जिंक में 4s2 3d10 है, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही जिंक लूज करेगा ना, ये आपका ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार कर लिया, आर्गन 3d10 हो गया, 3d ऑर्बिटल इसका कंप्लीटली फिल्ड हो गया, जिसके चलते ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज कर जाता है। यही वजह है कि स्कैंडियम और जिंक का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। आ जाइए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एक्सेप्ट स्कैंडियम कैन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। स्कैंडियम का +3 है, बाकी उस ग्रुप में सबका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एक्सेप्ट जिंक कैन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। जिंक को छोड़ दीजिए तो सभी के सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी जरूर शो करेंगे। Manganese has highest oxidation state of +7, e.g. MnO4-, Mn2O7, Mn+7 ions do not exist। Mn+7 आयन जो होगा अगर चाहेंगे कि अलग से एग्जिस्ट करा दे तो एग्जिस्ट नहीं करता है। The +7 state of manganese does not mean that all 3d and 4s electron are removed from Mn to give Mn+7. Instead, manganese forms covalent bond with oxygen atom by making use of its half-filled orbital। ना, जैसे +7 मैंगनीज का आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि मैंगनीज सारा 7 इलेक्ट्रॉन जो है से निकाल दे 3d और 4s से, ठीक है। यही ना मैंगनीज में 4s2 3d5, तो 4s 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे, 3d का 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तब +7 होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन निकालना कोई आसान काम नहीं है ना, बल्कि वहां होता क्या है, मैंगनीज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड
with oxygen atom by making use of its half filled orbital। 3d5 का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके वजह से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शिफ्ट हो जाता है। For elements after manganese, there is a reduction in the number of possible oxidation state। ठीक है, the 3d electron are held more firmly since the decrease in number of unpaired electron। जैसे जैसे आप एलिमेंट्स आफ्टर मैंगनीज होता क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो 3d इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ज़्यादा टाइटली हेल्ड अप होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करने लगता है, सिंस देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। The relative stability of various oxidation states is correlated with the stability of electronic configuration। The relative stability of various oxidation state is correlated with stability of electron। हाँ, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है और स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। जो जैसे कोई 3d5 है यानी कि हाफ फील्ड है, कोई फुल फील्ड है, तो फुल फील्ड अगर कंडीशन कहीं पर आ रहा है तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हाफ फील्ड से, और हाफ फील्ड जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे? पार्शियली फील्ड से। उसी तरह से कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसका हाइड्रेशन एनर्जी आपका ज़्यादा है तो वह ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? वैसे सिस्टम से जिसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो? कम हो। ठीक है, जैसे आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेबिलिटी ऑफ मैंगनीज Mn+2 और Mn+3। तो Mn+2 में अगर आप देखते हैं, हाँ हेलो, हाँ नमस्ते मैडम। यस सर। हाँ मैडम, एक्चुअली क्लास में हूँ, थोड़ा देर में मैं फ़ोन करके बात कर लूँ। तो दिख रहे हो यहाँ पर Mn+2 एक्वस सोल्यूशन में और Mn+3। तो इसमें तुम देखोगे क्या कि इसका हाफ फील्ड एक्वायर हो जाता है। जैसे ही आपका दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए मैंगनीज से, तो ये आर्गन 3d5 हो गया, ये हाफ फील्ड एक्वायर कर लिया। और इस केस में अगर एक इलेक्ट्रॉन और आप निकालते हैं तो ये 3d4 हो गया। 3d4 होने का मतलब क्या हो गया आपका ना, पार्शियली फील्ड हो गया। जब पार्शियली फील्ड हो गया तो कम स्टेबल हो जाएगा 3d5 आपका ऑर्बिटल, ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो जब ज़्यादा वो स्टेबल हो गया तो ज़्यादा स्टेबल कहलाएगा, यही है। तो जैसे पहचानने के लिए आपको दे दे Mn+2 एक्वस सोल्यूशन में है, Mn+3 एक्वस सोल्यूशन में है, कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? तो आपका Mn+2 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? रीजन आपके सामने है। अब आइए बेटा देखिए Fe+3 और Fe+2। ठीक है, Fe+3 को देखते हैं तो ये 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, और यहाँ पर आपका 3d6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है। ये ज़्यादा स्टेबल है हाफ फील्ड होने की वजह से, तो Fe+3 जो होगा एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। एक फैक्टर इसके साथ और मेजर फैक्टर है, कौन सा? हाइड्रेशन एनर्जी में। हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है Fe+3 का Fe+2 से ज़्यादा होता है। एक ये भी वजह है कि Fe+3 is more stable than Fe+2। चलिए, ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड इन हाइलाइट्स, जैसे टेट्रा हाइलाइट्स हो गया, पेंटा हाइलाइट्स हो गया, हेक्सा हाइलाइट्स हो गया। स्पेशली हम लोग फ्लोराइड के साथ लेते हैं, जैसे वैनेडियम पेंटा फ्लोराइड, क्रोमियम हेक्सा फ्लोराइड। द +7 oxidation state for manganese is not represented in simple highlights, but MnO3F is known, and beyond Mn, no metal has trihighlights except FeX3 and cobalt trifluoride। The ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state is due to either higher lattice energy, as in the case of cobalt fluoride, or higher bond enthalpy
terms for the higher covalent compound, e.g. vanadium pentafluoride and chromium hexafluoride, or simply as it is the most electronegative element so can stabilize higher oxidation state। ठीक है, तो ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंपाउंड का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ होता है, और फ्लोरीन के साथ होने का मेन वजह क्या है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हाई होता है, और फ्लोरीन के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से फ्लोरीन जो होगा आपका ज्यादा स्टेबल ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो आपका शो करने लगेगा। ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बस बेटा थक गया हूँ। ठीक है, इतने ही आज, फिर हम लोग मिलते हैं कल।